तो इस कहानी के शुरू में हमें जिंसू नाम के एक लड़के से मिलवाया जाता है। ये लड़का जिंसू बहुत मेहनत करता है, दो जॉब्स करता है ताकि वो पैसे इकट्ठे कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर 900 मिलियन यॉन का कर्जा है, जो पैसे उसने अपने दोस्त की बातों में आकर लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके थे। बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट के सारे शेयर्स गिर गए और इस तरह उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो चाहता था कि वो इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा, इसीलिए वो अपनी जान लेने का फैसला कर लेता है। वो बस एक ब्रिज पे चढ़ के अपनी जान देने ही वाला था कि अचानक उसे एक मैसेज आया। उसके अकाउंट में किसी ने 4 मिलियन युआन जमा कर दिए थे, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अचानक उसके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी रुकी, जिसके अंदर बैठने का उसे इशारा किया गया। वो बैठ गया और ये गाड़ी उसे एक बार के सामने ले आई। बार के अंदर जाने पर उसे एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि उसे दी 8 शो के लिए इनवाइट किया गया है। इस कार्ड में लिखा था कि ये एक गेम है और उसे यहाँ रहने के लिए हर मिनट के लिहाज से पे किया जाएगा। मजेदारी की बात ये थी कि यहाँ रहने के लिए उसे किसी स्किल की भी जरूरत नहीं थी और उसे यहाँ रहने के लिए खाना भी दिया जाना था। वक्त गुजरने के साथ साथ प्राइस बनी बढ़ती भी जाएगी और ये गेम तब खत्म हो जाएगा जब वहाँ लगी हुई एक बड़ी सी घड़ी में टाइमर खत्म हो जाएगा। अगर जिंसू को गेम ज्वाइन करनी थी तो उसे सामने बोर्ड पे लगे हुए कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना था, नहीं तो वो यहाँ टेबल पे रखे हुए 20 मिलियन यॉन लेकर यहाँ से जा भी सकता था। जिंसू को इस गेम में खास इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए वो 20 मिलियन यॉन उठाकर यहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि इतने पैसे उसका कर्ज उतारने के लिए काफी नहीं। उसकी जिंदगी की मुसीबतें दोबारा शुरू हो जाएंगी। इससे बेहतर यही है कि वो ये गेम ज्वाइन कर ले। तो यहाँ से 3 नंबर का कार्ड उठाकर गेम के अंदर चला जाता है और अब पूरी गेम के अंदर यही उसकी आइडेंटिटी होने वाली थी। गेम के अंदर जाने पर वहाँ एक बहुत बड़ा सा हॉल और एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के 8 फ्लोर थे और यहाँ उसे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वो खुद ही कुछ सोचते हुए अपने नंबर के लिहाज से 3rd फ्लोर पे चला जाता है। 3rd फ्लोर पे एक ही सादा सा रूम था, जहाँ एक इंटरकॉम, एक स्क्रीन और बहुत सारे सीसीटीवीज लगे थे। इस खाली रूम में बैठने लेटने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ बस उसका यूनिफॉर्म और रूल बुक रखी थी। वो रूल बुक को उठाकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि यहाँ रहने के उसे हर मिनट 30,000 वॉन मिलेंगे। साथ ही वो यहाँ पे मौजूद इंटरकॉम के जरिए कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन जो भी चीज वो ऑर्डर करेगा उसके पैसे लगेंगे और ये पैसे उनकी प्राइस मनी से काटे जाएंगे। साथ ही ये लोग यहाँ पे मौजूद किसी भी कैमरा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और अगर इन्होंने ऐसा किया तो इन्हें सिर्फ आधा ही पैसा मिलेगा। ये पढ़ने के बाद जिंसू यहाँ पे रखा हुआ अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसके पहनते ही उसने नोटिस किया कि सामने स्क्रीन पे लगे उसके पैसे बढ़ने लग गए थे। उसके अकाउंट में हर मिनट 30,000 यॉन जमा हो रहे थे और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। इसी एक्साइटमेंट में कई घंटे गुजर जाते हैं, जिसके बाद जिंसू को अब नींद आने लगी थी। इस रूम में सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो एक स्लीपिंग बैग मंगवाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब यहाँ के लोग उसे प्राइस बताते हैं तो वो हैरान रह गया। यहाँ पर हर चीज की प्राइस आम दुनिया से कोई 10 गुना ज्यादा थी। सबसे सस्ती चीज यहाँ सिर्फ न्यूज़पेपर थे, जिसे मंगवा कर अपने ऊपर ओढ़ कर उसने ये रात गुजारी। रात किसी तरह कट जाती है। सुबह उसकी आंख यहाँ पे लोगों के शोर से खुली। बाहर आकर उसने देखा कि यहाँ पे और भी लोग थे, जिनके कपड़ों पे उनके आइडेंटिटी नंबर्स लिखे थे और वो इन्हीं नंबर्स के लिहाज से अलग-अलग फ्लोर्स पे रह रहे थे। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर खुश तो थे, लेकिन इसलिए कंफ्यूज थे कि आखिर उन्हें यहाँ पर लाने का मकसद क्या है और कौन उन्हें यहाँ लेकर आया होगा। यहीं पर इन लोगों को एक बड़ा सा टाइमर भी नजर आ जाता है, जहाँ पर 35 घंटे का टाइम लिखा था। इन्हें ये बात समझ आ गई कि जैसे ही ये टाइमर खत्म होगा वैसे ही इनकी गेम भी खत्म हो जाएगी। इस टाइमर के पास भी एक इंटरकॉम लगा था और इसकी मदद से भी ये लोग चीजें ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन इनमें से कोई ये बात नहीं जानता था कि अगर यहाँ से ये लोग कोई चीज ऑर्डर करेंगे तो उसकी क्या कीमतें भी अदा करनी होगी। सभी अभी सोच ही रहे थे कि नंबर 6 जाकर वहाँ एक सिगरेट का पैक ऑर्डर कर देता है। सिगरेट के पैक के वहाँ आते ही टाइमर में से 2 मिनट माइनस हो जाते हैं और ये लोग समझ गए कि यहाँ से कोई भी चीज मंगवाने की कीमत यहाँ का वक्त है। इनका जितना टाइम यहाँ से कम होगा ये लोग उतने ही कम पैसे कमा पाएंगे। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से ये लोग बहुत ही जरूरत का सामान मंगवाएंगे सिर्फ, और सबसे ज्यादा जरूरी था नहाने धोने का सामान। नहा धोकर फ्रेश होकर ये लोग जब नीचे आते हैं तो अभी भी एक प्रॉब्लम थी। इन सब में से किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिला था सिवाय नंबर 8 के। नंबर 8 बताती है कि रात में उसके कमरे में बहुत सारा खाना आया। उसने सभी डब्बों में से थोड़ा थोड़ा खाना चखा और सारे डब्बों को अपने पास रख लिया और उसके कहने पर इन लोगों को समझ आई कि इनके रूम्स में एक लिफ्ट भी लगी है, जो लिफ्ट सभी रूम से अटैच है। वो 8th फ्लोर से शुरू होकर 1st फ्लोर तक बारी बारी सबको खाना देती है। पर क्योंकि पिछली रात सारा खाना नंबर 8 ने अपने पास रख लिया था, इसलिए किसी को भी खाना नहीं मिल पाया। सभी अब नंबर 8 के रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ जाके ये लोग अपनी भूख मिटा सके। यहाँ आने पर तो इन सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नंबर 8 का कमरा सबसे ज्यादा लग्जूरियस था, साथ ही में
उसे यहाँ रहने के सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। उसके मुकाबले पे नंबर 1 को तो सिर्फ 1000 गाउन मिल रहे थे। और ऐसे इन्हें मालूम हुआ कि हर फ्लोर पे रहने वालों की फैसिलिटी और प्राइस चेंज है। और ये बात मालूम होने पर सब यही सोचते रह गए कि इन्होंने बड़ा नंबर चूज क्यों नहीं किया। सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं और बचे हुए खाने को संभाल लेते हैं ताकि जब दोबारा इन्हें भूख लगे तो ये लोग यही खाना खा सके, इनको ऑर्डर ना करना पड़े। यहाँ से फ्री होने के बाद ये लोग जैसे ही नीचे की तरफ आए तो नंबर 4 ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनकर सभी डर कर नीचे आ गए। इन लोगों ने सामने देखा कि टाइमर में अब सिर्फ 15 घंटे बचे थे। और ऐसा इसलिए हुआ था कि नंबर 8 ने यहाँ पर बहुत सारे कपड़े और जेवर मंगवा लिए थे, जो देखकर सभी उसके ऊपर गुस्सा होते हैं क्योंकि अब सिर्फ 15 मिनट में ये लोग जितना पैसा कमा सकते थे उतना कमाएंगे और उसी पैसे को इन्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। इन सबको रिलैक्स करते हुए नंबर 8 कहती है, अरे रुको, मैं जानती हूँ कि इस टाइम को कैसे बढ़ाना है। सब लोग सीढ़ियाँ चढ़ो, ये टाइम बढ़ जाएगा। किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं था, लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं रह गया था। ये लोग 15 मिनट तक लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं और इस सब में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है नंबर 1 को, क्योंकि उसका एक तो खराब था। 15 मिनट लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने के बावजूद भी इनका टाइम जब नहीं बढ़ा तो ये लोग अब हार ही मान चुके थे। लेकिन एकदम से उनके मुंह पे खुशी की लहर दौड़ आई क्योंकि इन्हें 24 घंटे वापस मिल गए थे। इनकी खुशी की एक और वजह ये भी थी कि इन्हें यहाँ टाइम बढ़ाने का पता चल गया था और अब ये लोग टाइम बढ़ाकर ज्यादा अरसा यहाँ रहकर ज्यादा पैसे कमा सकते थे। ये लोग अब हर रोज सीढ़ियों पे भागना शुरू कर देते हैं। इससे इन्हें टाइम तो मिल रहा था, लेकिन रोज रात को इन सबको ही बहुत ज्यादा थकान हो जाती थी। इस मसले के हल के लिए ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि एक दिन एक ग्रुप भागेगा और दूसरा ग्रुप आराम करेगा और फिर अगले दिन दूसरा ग्रुप भागेगा और पहला ग्रुप आराम करेगा। इस तरह इनका टाइम भी बढ़ता रहेगा और इन्हें थकान भी ज्यादा नहीं होगी। अब नंबर 1 जिस ग्रुप में था, जाहिर सी बात है वो इतना भाग तो नहीं सकता था। इसी वजह से उसके ग्रुप के 2 मेंबर नंबर 6 और नंबर 8 उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, जो देख नंबर 2 को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने फैसला किया कि वो नंबर 1 की जगह भागेगी। यानी अब उसे आराम का कोई दिन न मिलता, उसे हर रोज भागना था। जिनसू यानी नंबर 3 को नंबर 2 की हालत पे रहम हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ दिन वो नंबर 1 की जगह भागेगा तो कुछ दिन नंबर 2, और इस तरह दोनों का काम बराबर रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता करके दिन गुजरते रहते हैं और इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। इनके रूम्स में टॉयलेट वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिससे सभी लोग परेशान थे। ये बात जानकर नंबर 1 डिसाइड करता है कि वो सबका टॉयलेट वेस्ट अपने रूम में रखेगा, क्योंकि वो भागकर तो सबकी मदद नहीं कर पा रहा, इसी तरह वो मदद कर देगा। इसीलिए सब लोग अब लिफ्ट के जरिए अपना अपना टॉयलेट वेस्ट उसके कमरे में पहुंचा देते हैं। एक मुसीबत अभी खत्म ही हुई थी कि दूसरी उनके सामने आ गई। ये लोग हर रोज सीढ़ियां तो चढ़ते थे, लेकिन अब इन्हें सीढ़ियां चढ़ने के लिए बहुत कम वक्त मिल रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान रहने लगे थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि नंबर 1 की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत बुरे पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसे देखकर ये सब लोग घबरा गए। उसे उठाकर ये सब लोग इंटरकॉम के पास लेके जाते हैं, जहाँ से ये उसके लिए दवाई मंगवाना चाहते थे। लेकिन नंबर 6 और नंबर 8 बाकी सब लोगों को ये करने नहीं देते, क्योंकि ऐसा करने पे उनका ये कमाया हुआ टाइम कम हो सकता था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे और ये देखकर नंबर 2 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बेशक एक लड़की थी, लेकिन थी बहुत बहादुर। नंबर 6 जैसे मस्कुलर मैन से वो यहाँ अकेले ही लड़ जाती है नंबर 1 की जान बचाने के लिए। इन दोनों के दरमियान में जबरदस्त फाइट होती है, जिसकी वजह से ये दोनों ही जख्मी हो गए थे। लड़ाई खत्म होने पे यहाँ नंबर 7 नोटिस करता है कि एकदम से इन्हें 40 घंटे मिल गए और इस चीज से उसे समझ आया कि यहाँ पे लगे हुए सारे कैमरास उन्हें मॉनिटर कहते हैं। ये गेम शो असल में लोगों को दिखाया जा रहा है। जितना ये लोगों को एंटरटेन करेंगे उतना इन लोगों को टाइम ज्यादा मिलेगा। यानी साफ बात ये थी कि ये टाइम सीढ़ियाँ चढ़ने से नहीं मिल रहा था इन्हें सिर्फ। अभी जो नंबर 6 और नंबर 2 के दरमियान में लड़ाई हुई थी, लोगों को ये लड़ाई देखकर मजा आया और इसी वजह से इन्हें टाइम ज्यादा मिला था। ये लोग एक साथ मिलकर ये सोचने बैठ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या करेंगे लोग जिसकी वजह से इन्हें देखने वाले लोग एंटरटेन हो और इन्हें यहाँ रहने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए। सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ पे एक टैलेंट शो करेंगे। हर इंसान अपना अपना टैलेंट दिखाएगा, जिसकी वजह से लोग एंटरटेन होकर इन्हें ज्यादा टाइम देंगे। सभी लोग तो इस बात से एग्री थे, लेकिन जिनसू यहाँ पर परेशान हो गया क्योंकि उसके अंदर तो कोई टैलेंट नहीं था। खैर ये लोग अपना अपना टैलेंट दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 7 अपनी नाक से बांसुरी बजाकर दिखाता है, जिससे लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं और इन्हें एक साथ 20 घंटे मिल जाते हैं। इतना सारा टाइम मिलने पे ये लोग बहुत खुश थे। ये लोग फैसला करते हैं कि आज के लिए इतना वक्त काफी है, बाकी लोग अगले दिन अपना टैलेंट दिखा लेंगे।
लेकिन आज के लिए ये फैसला करना जरूरी है कि आखिर इन्हें कितने दिन यहाँ रहना है और इन्हें कितनी मेहनत करके कितना टाइम कमाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूरी जिंदगी यहाँ पर रहकर पैसे नहीं कमाना चाहता था। ये लोग इस पैसे को कमा कर बाहर जाकर इन पैसों पे अय्याशी भी करना चाहते थे। अब इन्हें यहाँ कितने दिन रहना था, इस चीज का फैसला ये नंबर 1 पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे यहाँ रहने के सबसे कम पैसे मिल रहे थे और दूसरी बात वो एक टांग से माजूर भी था। वो इन सब लोगों से कहता है असल में मुझे सिर्फ 1 मिलियन यौन चाहिए, जिसमें से 2,50,000 यौन में कमा चुका हूँ और मुझे बाकी पैसे कमाने के लिए यहाँ 75 दिन रहना होगा। सब लोग 75 दिन यहाँ रहने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भी यहाँ रहकर फायदा ही होने वाला था। अब 75 दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं। इतने घंटे कमाने के लिए इन्हें सोचना पड़ जाता है कि आखिर ये लोग अपना कौन कौन सा टैलेंट शो करेंगे जिसकी वजह से इन्हें इतने सारे घंटे मिल जाए। एक लड़की जाकर अगले दिन एक बहुत अच्छा गाना गाती है, जिससे इन्हें सिर्फ 15 घंटे मिलते हैं। नंबर 6 यहाँ पर अपनी ताकत दिखाता है और अपने कराटे स्किल से यहाँ टाइल तोड़कर बहुत सारे घंटे कमा लेता है। नंबर 2 भी यहाँ उसी की तरह टाइल्स तोड़कर अपना ताकत का टैलेंट दिखाती है, लेकिन ऐसा करने पे उसका हाथ काफी सारा जख्मी हो चुका था। उसने यहाँ टाइल्स के साथ साथ वुडन ब्लॉक्स को भी तोड़ा था, जिसकी वजह से उसे 17 घंटे मिले थे। जब बारी आती है यहाँ पर नंबर 4 की, तो वो बहुत ही बकवास गाना गाती है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं। जिसके बाद जब वो स्टेज से उतरने लगती है तो गलती से स्लिप हो जाती है। उसके स्लिप होने से शायद लोग काफी एंटरटेन हुए थे, क्योंकि उसे 5 घंटे और मिल गए। अब बारी आ जाती है जिनसू की। बेचारे को तो कुछ आता ही नहीं था, इतना गंदा डांस करता है वो कि सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और ऑडियंस भी उसे सिर्फ 17 मिनट ही देती है। इसके बाद नंबर 1 की बारी थी। नंबर 1 एक जोकर बन के यहाँ सबको एंटरटेन करता है। सभी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे, इसीलिए उसे इकट्ठे 30 घंटे मिल गए थे। जब बारी आती है नंबर 8 की, तो वो यहाँ कोई टैलेंट नहीं दिखाती, बल्कि नंबर 6 को लेकर अपने रूम में चली जाती है और उसके ऐसा करने पे उसे एक साथ 69 घंटे मिल जाते हैं। अब क्योंकि इन लोगों को अपना टाइम बढ़ाना आ गया था और अपना टाइम बढ़ाने के लिए इन्हें सीढ़ियों पे भागने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि नंबर 1 के रूम से अपना टॉयलेट वेस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद वोटिंग करेंगे। जिसके वोट ज्यादा हुए उसके रूम में फिर वो सारा टॉयलेट वेस्ट रखा जाएगा। वोटिंग से पहले ही ये सब लोग चीटिंग करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो नंबर 8 को ही वोट देंगे, क्योंकि उसका रूम सबसे ज्यादा बड़ा है और वो बड़ी आसानी से ये सारा टॉयलेट वेस्ट रख सकती है। वोटिंग करने के बाद जब सबसे ज्यादा वोट नंबर 8 के निकलते हैं, तो नंबर 8 साफ साफ इन सब लोगों का फैसला मानने से इनकार कर चुकी है और ऐसा करने पे ये सब लोग उसके ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इनकी ये हरकत इन्हीं को महंगी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई के बाद नंबर 8 ने अपने आप को अपने रूम में ही लॉक कर लिया था और साथ ही वो सब लोगों का खाना अपने पास रख लिया करती थी और ऐसे सब लोग भूख से मर रहे थे। इस चीज से सब लोगों को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। भूख से इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि नंबर 2 ने तो अब फैसला कर लिया था कि वो इंटरकॉम के जरिए यहाँ का सारा टाइम खत्म कर देगी और बाहर जाकर बस खाना खाएगी। उसको ऐसा करते देखकर नंबर 1 उसके पाँव पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है प्लीज ऐसा मत करना, मुझे 1 मिलियन यौन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस कुछ दिन और। उसकी इस हालत को देखकर जिनसू यानी नंबर 3 ये डिसाइड करता है कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा, इस तरह कि वो सबके टॉयलेट वेस्ट को अपने रूम में रख लेगा और ये सब लोग जाकर नंबर 8 से माफी मांग लेंगे। यहाँ जिनसू का साथ नंबर 4 भी देती है और वो भी थोड़े से टॉयलेट वेस्ट को अपने रूम में रखने के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये सब लोग जाकर नंबर 8 से माफी मांगते हैं और फाइनली फिर सबको खाना खाने को मिल जाता है। अब क्योंकि नंबर 8 ने दोबारा इन्हें ज्वाइन कर लिया था, तो अब इनकी टीम वापस से बन गई थी। ये लोग फैसला करते हैं कि ये दोबारा लोगों को एंटरटेन करके अपना टाइम बढ़ाएंगे और इस मर्तबा इन्होंने एक ऐसी गेम बनाई थी जिसमें बारी बारी करके हर कोई किंग बनता और किंग इन सब से अपनी मर्जी का काम करवा सकता था। और इन्होंने इस गेम में एक पनिशमेंट भी रखी थी, अगर कोई किंग की बात नहीं मानता तो टीजर गन से उन्हें सजा भी दी जाती। सबसे पहले नंबर 8 किंग बनती है और वो यहाँ नंबर 6 और नंबर 2 को लड़ने के लिए कहती है। कोई भी इस काम के लिए एग्री नहीं था, लेकिन वो सबको यहाँ सजा देने की धमकी देते हुए अपनी बात मनवा ही लेती है। नंबर 2 और नंबर 6 के दरमियान में हम जबरदस्त लड़ाई देखते हैं, जहाँ पहले तो नंबर 2 नंबर 6 को हरा रही थी, लेकिन फिर उसके हाथ में दर्द होने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए नंबर 6 उसे इतना मारता है कि एक पॉइंट पे बस वो मरने ही वाली थी। उसकी हालत देखकर सब नंबर 6 को उससे दूर कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आइंदा इस गेम में कोई भी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ इन्हें देखने को मिलता है कि सिर्फ इसी लड़ाई की वजह से इन्हें एक साथ 40 घंटे मिल गए थे। ये गेम ये लोग काफी दिनों तक खेलते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर मर्तबा या तो नंबर 8 किंग बनती थी या फिर नंबर 4 और ये दोनों ही लोगों से ऊट पटांग के काम करवाती थी।
जिसकी वजह से सभी लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। नंबर 7 जो इन लोगों में काफी होशियार था, वो समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रात में नजर रखता है वोटिंग बॉक्स पर और देखता है कि रात में नंबर 4 स्थानीय बॉल्स को बदल देती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। अलबत्ता उसने ये बात सब लोगों को बताई तो नहीं, लेकिन उसने नंबर 4 को धमकी जरूर दे दी कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो वो बाकी लोगों को भी इस बारे में बता देगा। अगले दिन जब ये लोग चीटिंग नहीं करते तो नंबर 4 और नंबर 8 दोनों ही किंग नहीं बनती। अब जब कोई और किंग बना तो उसने नंबर 8 को अपनी मर्जी का काम करने को बोला, लेकिन नंबर 8 ने जब वो काम करने से इनकार कर दिया तो किंग की बात ना मानने पर अब उसे सजा मिलने वाली। ये सब लोग उसे टीचर कल से शॉक देने वाले थे और इससे पहले कि ये लोग शॉक देते, नंबर 6 उसे बचा लेता है क्योंकि वो एक तरह से नंबर 8 का गुलाम बन गया था, क्योंकि नंबर 8 अपना रूम और वहाँ की फैसिलिटीज उससे शेयर कर रही थी। और ये चीज देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो यहाँ साफ साफ सब लोगों से कह देता है कि नंबर 8, मैं और नंबर 4 यहाँ किसी का कोई काम नहीं करेंगे। इन लोगों ने जैसे अपना एक अलग सा ग्रुप बना लिया था, साथ ही उन्होंने होशियार नंबर 7 को भी अपने ग्रुप में आने की ऑफर दे दी, क्योंकि वो जानते थे कि ये बंदा बहुत अक्लमंद है और बहुत काम का है। नंबर 7 भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और ऐसे ये ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर हुकूमत करने लग जाता है। दूसरे ग्रुप वाले कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने दूसरे ग्रुप की बात ना मानी तो नंबर 8 उन्हें खाना नहीं देगी और ये लोग उनके ऊपर जुल्म भी करेंगे। नंबर 8 की टीम दूसरे ग्रुप से कहती है कि अब जितने भी घंटे कमाने हैं वो तुम लोगों को ही कमाने हैं, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो इन सब लोगों से कहती है कि तुम सबको अपने अपने लिए यहाँ 2 घंटे जरूर कमाने हैं। 2 घंटे कमाने पे तुम्हें 3 कॉइन्स मिलेंगे और उन्हीं 3 कॉइन्स के बदले मैं तुम्हें खाना और पानी दूंगी। 1 कॉइन अगर तुमने कमाया तो तुम्हें सिर्फ पानी ही मिलेगा, और अगर तुमने 2 कॉइन कमाए तो तुम्हें खाना मिलेगा, और अगर 3 कमाए तो खाना पानी दोनों दे दूंगी तुम्हें। वही सही कसर यहाँ नंबर 7 पूरी कर देता है और कहता है कि जो पहली पोजीशन लेकर आएगा उसे तो छोड़ दिया जाएगा, बाकी तीनों लोगों को सजा भी मिलेगी। बचे हुए तीनों लोगों को एक बॉल के साथ बांध दिया जाएगा और जीते हुए नंबर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बैट दिया जाएगा, जिससे वो अपनी मर्जी के बंदे को हिट करेगा। ये सुनने के बाद तो उससे से चारों का खून ही खोल जाता है, लेकिन ये कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं थे। ये सब बताने के बाद नंबर 6 इन सबको अपनी बॉडी का एक एक पार्ट चुनने को कहता है। जैसे ही ये लोग अपनी बॉडी का पार्ट चुनते हैं, नंबर 6 उनके उन्हीं बॉडी पार्ट्स को बांध देता है। उनको बांधने के बाद नंबर 6 ने उन्हें छुपने को कह दिया। ये लोग जल्दी से छुप गए और जैसे जैसे नंबर 6 इन्हें ढूंढता जा रहा था, इन्हें बहुत बुरा मार रहा था। नंबर 3 यानी जिंसू बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो एक टेबल के नीचे छुप जाता है, जिसकी वजह से नंबर 6 उसे सबसे आखिर में ढूंढ पाया और ऐसे वो इस गेम का विनर बन गया। अपने वादे के मुताबिक नंबर 6 ने उसे फिर नहीं मारा। अब क्योंकि जिंसू जीत गया था तो इन लोगों के बनाए रूल के मुताबिक उसे अपने ही एक ग्रुप के आदमी को आंखों पे पट्टी बांधकर मारना था। वो जब घुमा कर बैट को हिट करता है तो वो नंबर 1 के मुंह पे लगा इतनी जोर से कि उसके मुंह से खून आने लग गया। बेरहम नंबर 6 और नंबर 8 ये देखकर खुश हो गए। जिंसू जब अपनी आंखों से पट्टी उतार कर ये सब देखता है तो वो नंबर 1 से माफी मांगता है और नंबर 1 भी उसको माफ कर चुका है, क्योंकि वो जानता है कि सब में जिंसू की गलती नहीं। गेम के खत्म होने के बाद ये लोग देखते हैं कि इन्हें 36 घंटे मिले थे। 36 घंटों के लिहाज से तो इन्होंने अच्छे खासे कॉइन्स कमा लिए, लेकिन गेम में ट्विस्ट डालने के लिए नंबर 6 ने एक और रूल बना दिया और उसने कहा कि सारे टीम मेंबर मिलकर एक पेज पे नंबर लिखो। अगर उन सभी नंबर्स का टोटल करने पे 9 से कम नंबर आया तभी तुम्हें कॉइन्स दिए जाएंगे, और अगर 10 से ज्यादा फिर तुम्हें कोई कॉइन नहीं मिलेगा। जिंसू बहुत ज्यादा सोच समझकर एक नंबर लिखता है और फिर जब ये लोग देखते हैं तो सबके नंबर मिलाकर नंबर 7 मिल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें सिर्फ 7 कॉइन ही दिए जाते हैं। 2-2 कॉइन्स हर एक के पास बांटने के बाद जिंसू के हिस्से में सिर्फ एक ही कॉइन आया, जिससे वो सिर्फ पानी की बोतल खरीद सकता था। ये चारों जानते थे कि नंबर 6 उन्हें सिर्फ इसीलिए तंग कर रहा है ताकि लोग उन्हें देखें, इंटरटेन हो और उन्हें और घंटे मिले। दिन गुजरते रहते हैं। नंबर 8 और नंबर 6 मिलकर आए दिन इनके ऊपर कोई ना कोई टॉर्चर करके रखते थे। ये लोग अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गए थे कि अब इन्होंने सोच लिया था कि और अब ये लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, या तो इस गेम से बाहर निकल जाएंगे या फिर नंबर 8 और नंबर 6 को मजा चखाएंगे। इसी काम के लिए ये लोग नंबर 1 के रूम में जाकर काफी प्लानिंग करते हैं। इनके आपस में मिलकर प्लानिंग करने का नंबर 7 को भी पता चल चुका था, लेकिन वो नंबर 6 और नंबर 8 को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों इन लोगों के साथ गलत करते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब ये लोग प्लान एग्जीक्यूट करने वाले थे। नंबर 1 पेट दर्द का बहाना करते हुए अपने रूम में जोर जोर से चिल्लाता है, जिसे चेक करने के लिए जैसे ही नंबर 6 उसके रूम में आया तो उसने देखा कि यहाँ नंबर 3
और नंबर 2 पहले से ही छुपे बैठे थे। इन दोनों ने ही नंबर 6 को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। लेकिन नंबर 6 इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था। वो इन दोनों को ही ओवरपावर कर देता है और जल्द ही हरा कर नीचे फेंक देता है। इन दोनों को अब सजा देने के लिए उसने अपनी डीजल गन में निकाल ली। लेकिन नंबर 2 और उसके साथी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि डीजल गन चलाने पे ये चली ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं थी और इसकी बैटरी निकालने का अच्छा काम नंबर 7 ने ही किया था। फाइनली ये लोग जीत जाते हैं और नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 4 को बंदी बना लेते हैं। बेशक से जिनसू की टीम ने उन्हें बंदी बना लिया था, लेकिन वो उनकी तरह उनके ऊपर टॉर्चर नहीं करते थे। वो उनका काफी ख्याल रखते थे। साथ ही इन लोगों ने ये भी फैसला कर लिया था कि अब ये लोग टाइम नहीं बढ़ाएंगे इस गेम का। जितने पैसे इन्होंने कमा लिए हैं वो इनके लिए काफी है। अब बस ये लोग ईमानदारी से अपना टाइम खत्म करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। नंबर 1 ये बात मान तो जाता है, लेकिन वो परेशान था क्योंकि अभी तक उसके 1 मिलियन यॉन कंप्लीट नहीं हुए थे। सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे तो वो अपने पैसों में से थोड़ा थोड़ा पैसा नंबर 1 को देकर उसके 1 मिलियन यॉन कंप्लीट करवा देंगे। इनका टाइम बस खत्म ही होने वाला था और इस टाइम में नंबर 5 जो कि एक डॉक्टर थी, वो बंधे हुए लोगों का ख्याल रखती है। ये सब लोग मिलकर एक साथ खुशी से खाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अभी सुबह जब ये उठे, इन्हें पता था कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन टाइमर में टाइम देखने पे इन सब के होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ 45 घंटों का टाइम बढ़ चुका था। ये कैसे हो सकता था? इन्हें पता चला कि जरूर किसी ने कुछ तो किया है। ये लोग जाकर बंधे हुए लोगों को देखते हैं तो ये देखते हैं कि किसी ने नंबर 8 का दांत निकाल दिया था, तो किसी ने नंबर 6 के पाँव के सारे नाखून उखाड़ दिए थे, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा दर्द में थे और इसीलिए गेम का टाइम भी बढ़ा था। ये सब देखकर नंबर 2 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए गुस्से में वो सबको सभी रूम्स में लॉक कर देती है ताकि आसानी से ये टाइम खत्म हो जाए। उसने सिर्फ नंबर 5 को आजाद छोड़ा ताकि वो सबका ख्याल रख सके। वो वैसे भी जानती थी कि नंबर 5 इतने ज्यादा हौसले वाली नहीं है कि ऐसा कोई गलत काम करे। नंबर 6 यहाँ पे नंबर 5 के मासूम होने का फायदा उठाता है। वो अपनी बातों में मैनिपुलेट करते हुए नंबर 5 से कहता है कि नंबर 2 हमसे बहुत नफरत करती है, वो हमें मारना चाहती है। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पे कोई खून खराबा ना हो तो मेरे हाथ खोल दो। नंबर 5 उसकी बातें मानकर उसके हाथ खोल देती है और ऐसा करके उसने अपने ही साथ बुरा किया था, क्योंकि हाथ खुलते ही नंबर 6 ने सबसे पहले उसी के ऊपर जुल्म किया और फिर जाकर सभी लोगों को अपना बंदी बना लिया। वो जानना चाहता था कि आखिर कौन था वो जिसने उसके नाखून उखाड़े, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता और गुस्से में वो अब इंटरकॉम से जाकर एक गन मंगवा लेता है। लेकिन गन के ड्रामे में भी जब ये लोग सच नहीं बोलते तो नंबर 6 नंबर 7 की टांग में शूट कर देता है। डरकर जिनसू अब उसे मशवरा देता है कि तुम इसी इंटरकॉम के जरिए उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज भी खरीद सकते हो जब किसी ने तुम्हारे नेल उखाड़े होंगे। और यही सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें मालूम होता है कि ये काम नंबर 1 ने किया था, क्योंकि वो जाने से पहले इनसे बदला लेना चाहता था। उसके मासूम होने की वजह से नंबर 6 और नंबर 8 ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। नंबर 6 देखता है कि नंबर 1 ने सिर्फ उसके पाँव के नाखून ही नहीं उतारे थे, बल्कि उसके मुंह पे यूरिन भी किया था। और ये देखकर अब तो वो गुस्से से पागल हो गया था। गन लेकर वो फौरन नंबर 1 के पास चला जाता है। इससे पहले कि वो नंबर 1 को मार देता, पीछे से नंबर 8 नंबर 6 के ऊपर ही डीजल गन से हमला करके उसे सीढ़ियों से गिरा देती है, क्योंकि अब वो इस गेम को लंबा करना चाहती थी। नीचे गिरने की वजह से नंबर 6 की बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी थी। इसके बाद वो सभी लोगों को उनके रूम में कैद करवा देती है। नंबर 4 तो पहले ही जैसे उसकी गुलाम बनी हुई थी, इसी के साथ वो नंबर 5 को भी अपने साथ मिला लेती है, क्योंकि वो जानती है कि ये डॉक्टर बहुत मासूम है। उसे अब हर हाल में इस गेम का टाइम बढ़ाना था और इस काम के लिए वो इन बंधे हुए लोगों को टॉर्चर कराना शुरू कर देती है। नंबर 1 को उसने एक चेयर पे बिठाकर उसका मुंह पानी के अंदर रख दिया था, साथ ही उसकी आंखों की पुत्तियां भी बांध दी थी ताकि वो कभी सो न सके। इसी तरह सबको टॉर्चर करने से उसे टाइम मिल रहा था। वो ये सारा टॉर्चर करने का काम नंबर 4 से करवाती थी और नंबर 4 अब जब नंबर 1 को टॉर्चर करने के लिए उसके पास आती है तो नंबर 1 उसे बताता है, मैं 1 मिलियन यॉन इसलिए कमाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि 1 मिलियन यॉन से मैं अपना रूम किसी के भी साथ चेंज कर सकता हूँ। मैं बस 1 मिलियन यॉन कमाकर अपना रूम नंबर 8 के साथ चेंज करना चाहता हूँ। अगर तुम इसमें मेरा साथ दो तो मैं अपने पैसों से रूम चेंज करके तुम्हें नंबर 8 का रूम दे दूंगा और खुद तुम्हारा रूम ले लूंगा। ऐसे नंबर 8 जो किंग बनी बैठी है वो तुम बन जाओगी। लालची नंबर 4 भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे नंबर 8 का रूम लेकर बहुत सारे पैसे कमाने थे। वो अब नंबर 5 के पास भी जाकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। ये दोनों मिलकर सभी कंटेस्टेंट को आजाद करवाने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही ये चीज नंबर 8 की नजर में आती है तो नंबर 4 पीछे से गोल्फ स्टिक मारकर
उसे बेहोश करके उसे भी अपने काबू में कर लेते हैं। इसके बाद ये सब लोग आजाद तो थे, लेकिन अभी नंबर 5 को तसल्ली नहीं हुई थी। उसे अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेना था, इसीलिए वो नंबर 6 के रूम में जाकर ऑपरेशन करके उसके प्राइवेट पार्ट्स काट देती है। इसके बाद वादे के मुताबिक नंबर 1 को रूम चेंज करने के लिए 1 मिलियन यॉन पे करना था। वो ये पे कर भी देता है, जिसके बाद उनके सामने एक मेन्यू आया। इन्हें मालूम हुआ कि 1 मिलियन यॉन सिर्फ इस मेन्यू की कीमत थी। अगर उन्हें रूम चेंज करना था तो रूम के प्राइसेस और थे। ये जानने के बाद नंबर 1 तो जैसे टूट सा गया। इतनी मेहनत से उसने जो इतने पैसे कमाए थे वो सारे के सारे डूब गए। सभी लोग नंबर 1 की हालत को देखकर काफी परेशान थे। वो अब डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी हाल में वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि इन सबके पास अब इतने पैसे हो गए थे कि ये बाहर जाकर अपनी जिंदगी के वो सारे मामला ठीक कर पाते जो इनके बिगड़ गए थे। जैसा कि नंबर 1 आम जिंदगी में एक जोकर था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी और इसी के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे। जो पैसे जब वो नहीं इकट्ठे कर पाता तब वो सुसाइड करने ही वाला होता है। तो उसके पास भी बिल्कुल वैसे ही वो लंबी सी गाड़ी आकर रुकती है जो इस कहानी के स्टार्ट में जिनसू के सामने आकर रुकी थी और वही उसे यहाँ तक लेकर आई थी। नंबर 2 एक एथलीट थी और उसके दोस्त को बहुत बुरी चोट आई थी। उसी के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे, जो वो जब इकट्ठे नहीं कर पाती तो वो भी सुसाइड ही करने वाली थी। और इससे पहले कि वो अपनी जान ले लेती, उसी के सामने भी वो लंबी सी लैमोजीन उसे यहाँ ले आई। जिनसू की कहानी तो पहले ही हम सुन चुके हैं। नंबर 4 वो एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसे पार्किंग में काम करना पड़ा। एक दिन जब उसके फ्रेंड सर्कल्स ने उसे पार्किंग में काम करते देखा तो उसका बहुत मजाक उड़ाया, जिसके बाद से उसने फैसला कर लिया कि बस वो पैसे कमा कर रहेगी। इसीलिए वही लैमोजीन जो सबको यहाँ लेकर आई थी वो उसे भी यहाँ ले आई। अब 5वें नंबर पे थी डॉक्टर की कहानी। वो तो एक डॉक्टर थी, उसे क्या जरूरत थी पैसों की। असल में लोगों ने उसी की अच्छाई का फायदा उठाया। एक आदमी ने उससे कहा कि मैं बहुत जरूरतमंद हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे दोगी? डॉक्टर ने जब उसे पैसे दिए तो उस आदमी ने फ्रॉड करके न सिर्फ उसका बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर दिया, बल्कि उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे लोन लेकर डॉक्टर को उस आदमी को देने पड़े और इसी लोन को उतारने के लिए वो भी यहाँ तक पहुँची। इसके बाद नंबर 6 की कहानी। वो एक बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन उसकी गुस्सैली नेचर की वजह से उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। काम ना होने की वजह से वो भी अपने ऊपर वाला कर्जा नहीं उतार पा रहा था, इसीलिए वो भी यहाँ आया था। नंबर 7 की कहानी ये थी कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर था, लेकिन डायरेक्टर को कभी भी उसकी कहानी पसंद नहीं आती थी। जब वो इस सारे काम से थक गया और उसने इस काम को छोड़ने का सोचा, तभी उसके सामने वही लैमोजीन आई और उसे इस शो में ले आई, जिसके बाद बारी आई नंबर 1 की। वो एक आर्ट गैलरी के सामने गाने गाती थी, लेकिन एक दिन आर्ट गैलरी वालों ने बेइज्जती करके उसे आर्ट गैलरी से निकाल दिया। वो बस पैसे कमाना चाहती थी ताकि आर्ट गैलरी वालों से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके, इसीलिए वो लैमोजीन उसे यहाँ ले आई। ये नहीं, इन सभी कॉमन बात ये है कि इन सबको पैसों की जरूरत थी। खैर, इन सब की कहानी तो हमें पता चल गई। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ये सब लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनका ये फैसला नंबर 1 को पसंद नहीं आया। वो सब लोगों को गन पॉइंट पे ले लेता है, क्योंकि अब वो यहाँ रहकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। उसने अब ये फैसला कर लिया था कि टाइम बढ़ाने के लिए वो अकेले ही मेहनत करेगा। इन सब लोगों को वो एक कुर्सी से बांध देता है और अकेले ही यहाँ एक शो की तैयारी करता है। क्योंकि वो खुद एक जोकर था तो वो एक बहुत ही जबरदस्त शो करता है। इसी शो के दौरान नंबर 1 एक रस्सी के ऊपर चलने का करतब कर रहा था, तब डिस्बैलेंस होकर वो नीचे जलती हुई आग में गिर जाता है। वो तड़प रहा था, ये सारे लोग बंधे हुए थे, कोई भी उसकी मदद को नहीं आ पा रहा था। जिनसू उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता और किसी तरह अपने हाथों की रस्सियां खोलकर सभी लोगों को छुड़वाता है। सभी लोग यहाँ उसकी मदद करने के लिए आग बुझा देते हैं और इससे पहले कि वो उसके इलाज के लिए वहाँ कोई चीज मंगा दे, ये लोग देखते हैं कि अचानक उनके शो का टाइम 1500 घंटे बढ़ गया है। ये देखकर जिनसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो हर हाल में यहाँ से बाहर जाना चाहता था और इस काम के लिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। वो यहाँ मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरास को तोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि जब लोग ये शो देख ही नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये शो बंद हो जाएगा। उसका प्लान काम भी कर गया। सभी कैमरास के टूटने के बाद इस गेम का दरवाजा खुल गया और आखिर ये लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। बाहर एक कार्ड रखा था जिस पे लिखा था कि इन लोगों ने जितना पैसा कमाया है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन साथ ही एक दुख की बात ये थी
कि जितनी देर में बाहर जाने का दरवाजा खुला था नंबर 1 उतनी देर में मारा जा चुका था। ये सब लोग इस गेम से निकल जाते हैं और फिर काफी टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनसू ने नंबर 1 की याद में एक फ्यूनरल रखा है जिसमें उसके टीम के सभी मेंबर यहाँ आए थे सिवाय नंबर 8 और नंबर 6 के। नंबर 6 ने यहाँ सिर्फ फूल भेजे थे और उन्हें ये कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, जबकि नंबर 8 ने आर्ट गैलरी से बदला लेने के लिए अपने जीते हुए सारे पैसों से एक मिसाइल खरीदकर आर्ट गैलरी को तबाह करवा दिया था और इसी वजह से वो अब जेल में थी। नंबर 2 ने अपने पैसों से अपने दोस्त और साथ ही साथ नंबर 1 की बेटी का इलाज करवाया था। सबकी लाइफ को इतना मीनिंगफुल देखकर जिनसू डिसाइड करता है कि वो भी अब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। जिसके बाद इस कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है नंबर 7 को, एक राइटर को। उसने फिल्म के लिए एक स्टोरी लिखी थी और इस स्टोरी का टाइटल था दी 8 शो। यानी उसने कोई और स्टोरी नहीं लिखी थी बल्कि दी 8 शो की ही कहानी लिखी थी। वो सभी चीजें जो उसने दी 8 शो में देखी और बर्दाश्त की थी। ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि डायरेक्टर से पूछता है, मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद ही इस शो में थे। डायरेक्टर की बात सुनकर वो थोड़ा गड़बड़ा तो जाता है लेकिन फिर कहता है, अरे नहीं, ये बस एक कहानी है। आखिर उसकी भी मुश्किलें आसान हो गई थी और ये दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।